नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 11 जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि का पार्ट 1 है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके टोटल 3 वीडियो होंगे और यह जो चैप्टर है टोटल भौतिक विज्ञान पर आधारित होगा। और आज का यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? आपका ऑप्शन है 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/4 और चौथा है आपका आधा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा 3/4। आपका सही ऑप्शन होगा 3/4। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल हम जानते हैं। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% जल से ढका हुआ है। इस भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है। जब समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर आसमान में जाता है तब बादलों का निर्माण होता है। बादल से फिर बारिश मतलब वृष्टि होती है। यह बारिश बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में या फिर पानी के रूप में होता है। इस प्रकार जल पुनः समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों और झरनों में पहुंच जाता है और फिर बादलों के बनने के बाद वर्षा होती है। यही प्रक्रिया है जिसमें जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में जाता है। इसे हम क्या कहलाते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता को मापा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्द्रता को मापा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है आपका हाइग्रोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देखते हैं। हाइड्रोमीटर से हम द्रव का घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापते हैं। दूसरा है एनीमोमीटर, हम देखते हैं वायु का वेग एनीमोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब, वायु दाब या वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर से ही हम आर्द्रता को मापते हैं। हम हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पे पूछा गया आर्द्रता को मापा जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों, समुद्रों में पाया जाता है? महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है 17%, दूसरा ऑप्शन है 37%, तीसरा ऑप्शन है 77% और चौथा ऑप्शन है 97%। तो यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद जल का 97% जल महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है। आइए इसके कुछ डिटेल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, महासागरों, समुद्रों में जो लवणीय जल पाया जाता है, जो अनुपयोगी होता है, वह 97% होता है। बर्फ के रूप में अलवणीय अनुपयोगी जल होता है 2% और भूमिगत नदियों, झीलों आदि का जो आपका अलवणीय जल होता है, जिसको हम पीने में उपयोग करते हैं, जिसको उपयोगी मात्र 1% होता है। लेकिन इस 1% के बारे में भी हम जानते हैं। जो उपयोगी जल 1% हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है, उसका हम सिर्फ 0.006% ही यूज कर पाते हैं। मतलब इस 1% का ही हम 0.006% ही यूज कर पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है? पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है? आपका पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा है 99%, तीसरा है आपका 49% और चौथा है 2%। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पर टोटल जल जो मौजूद है उसके 1% हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बाकी के 99% जल हमारे अनुपयोगी है। इस 1% में भी हम 0.006% जल का ही प्रयोग करते हैं। तो हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद जल का 99% जल हमारे लिए अनुपयोगी है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं? पहला है हैजा, दूसरा है पीलिया, तीसरा है चेचक, चौथा है टाइफाइड और पांचवा है पेचिस। तो यहाँ पे कोड दिया है, तो यहाँ पे हम बताते हैं चेचक। चेचक जैसा कि आपको पता है विषाणु से होने वाला रोग है, और बाकी सभी के सभी आपके प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे हम कोड कह सकते हैं पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी के सभी आपके प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है ए। आइए हम कुछ प्रदूषित जल के बारे में, होने वाली बीमारियों के बारे में डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है जल प्रदूषण से, दूषित जल से पेचिस, डायरिया, टाइफाइड में आपका जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, पीलिया और हैजा जैसे रोग हो सकते हैं। कुछ विशेष धातुओं के जल में घुल जाने से भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मिनी माता रोग जल में पारे के घुल जाने से होता है। इटाई रोग जल में कैडमियम धातु के घुल जाने से होता है। आगे आपका आता है दूषित जल से शरीर में विकलांगता आ जाती है। दूषित जल से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। नदियों का प्रदूषक स्तर बीओडी, जिसका पूरा नाम आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, में मापा जाता है। और यहाँ पे बीओडी 5 का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो यहाँ पे ये रहे जल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा है मरकरी, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मरकरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं पारा, मरकरी जिसको हम कहते हैं पारा, तो मिनी माता रोग पारा के जल में घुलने से होता है, जिसको हम लोग मरकरी भी कह लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दूषित जल में फिटकरी डालने से, पहला ऑप्शन है जल साफ हो जाता है, दूसरा है अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, तीसरा है बीमारियां दूर हो जाती हैं और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूषित जल में फिटकरी डालने से आपका ऑप्शन भी होगा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। आइए इसके बारे में कुछ हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपका कि दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हम पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी में फिटकरी डालने से पानी में मौजूद अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, और घरों में आने वाला पानी, जो हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है, घरों में आने वाले पानी में क्लोरीन मिला होता है। तो यहाँ पे ये जल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं। अगला आपका है क्वेश्चन, जल का मुख्य स्रोत है आपका पहला है महासागर, दूसरा है समुद्र, तीसरा है नदियाँ और चौथा आपका है वर्षा। तो यहाँ पे जल का मुख्य स्रोत आता है आपका वर्षा, क्योंकि वर्षा के द्वारा ही यहाँ पर महासागर, समुद्र और नदियों में जल आए हैं। तो जल का मुख्य स्रोत आपका वर्षा है। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा है 5 सितंबर, तीसरा है 14 जनवरी और चौथा है 5 जून। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं हम 5 जून को। तो यहाँ पे विश्व जल दिवस के रूप में पूछा हुआ है, तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु गैसों का मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन के अलावा धूल कण और जल वाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 78%, दूसरा है 21%, तीसरा है 1%, तो और चौथा है आपका 0.03%। तो जैसा आपको पता है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। उसके बाद 21% आपका है ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें आती हैं।
अन्य गैसें 1% में आती हैं और इन अन्य गैसों में ही शामिल है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पूरे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आर्गन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं नाइट्रोजन पर, कि नाइट्रोजन के द्वारा पौधों में और विभिन्न जीव जंतुओं में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों के लिए आवश्यक है। पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, तो पौधों के श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सभी प्रकार की जीव जंतुओं के लिए श्वसन के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आर्गन का कुछ खास यूज आता नहीं है। तो इसके बारे में आया है कि निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। यहाँ पे ग्रीन हाउस के बारे में पूछा है। गर्म रखने का मदद मतलब कि ग्रीन हाउस के बारे में, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। और इसके कुछ अन्य डिटेल को हम देखते हैं। तो जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से अधिक होता है तो उसे हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट या पृथ्वी का उष्मायन कहते हैं। सबसे पहले इसको जीन बेस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। आगे आपका है कि हरित गृह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य गैस है, उसके बाद मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव किनके किनके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से। ग्रीन हाउस के प्रभाव से क्या क्या होता है? तो पहाड़ों पर से बर्फ पिघलने की संभावना बढ़ जाती है। बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है, जिसके कारण समुद्र के आसपास के क्षेत्र के जल में डूब सकते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये सारे होते हैं ग्रीन हाउस के प्रभाव। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ब्लैंक आपका प्रभाव कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है तापगृह, दूसरा ऑप्शन है लाल गृह, तीसरा ऑप्शन है हरित गृह और चौथा ऑप्शन है नीला गृह। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट या पृथ्वी उष्मायन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? आपका ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 10। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारा वायुमंडल कुल 5 परतों में विभाजित है। सबसे नीचे वाले परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसका इंग्लिश नाम आता है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल, इसका इंग्लिश नाम आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद अगला आपका आता है मध्य मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं मीजोस्फियर। उसके बाद आपका आता है आयन मंडल, जिसको हम कहते हैं आयनोस्फियर। और सबसे बाहर आपका आता है बहिर्मंडल, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर के बाद आपका अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। तो आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये टोटल 5 आते हैं। तो हमारे पृथ्वी पे कुल वायुमंडल कितने हैं? आपके 5 हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है बी, 5। यहाँ पे इनके बारे में कुछ जानकारी है, जैसे कि क्षोभ मंडल के बारे में आपका है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सभी तरह के जलवायु परिवर्तन, बादलों का बनना, आंधियों का चलना, बर्फ का गिरना इत्यादि इसी मंडल में होता है।
इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम हो जाता है। आपका अगला मंडल है समताप मंडल। अगला है समताप मंडल। इस मंडल का तापमान स्थिर रहता है। इस मंडल में किसी तरह का जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए, यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना कि वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल, तो वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी, जिसको अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक लेती है। अगर परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तब मनुष्य को त्वचा कैंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका तीसरा है मध्यमंडल, जिसको हम लोग मीजोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इस मंडल में उल्का पिंड का जलना होता है। तो कई बार पूछता है कि उल्का पिंड किस मंडल में जलते हैं, तो आपके मध्यमंडल मीजोस्फीयर में। चौथा आपका आता है आयन मंडल, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। तो यह मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है, जिससे हम रेडियो, टेलीविज़न और फोन का उपयोग कर पाते हैं। इस मंडल में उल्का पिंड जलना शुरू होता है। देखो, जलना शुरू होता है, जल नहीं रहा है, जलता है आपका मध्यमंडल में मीजोस्फीयर में होता है और जलना शुरू किस में होता है, आयन मंडल आयनोस्फीयर में। आपका अगला है बहिर्मंडल, इसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सो यहाँ पे होना चाहिए, एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। इस मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू होता है। तो यही टोटल 5 मंडल पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, आपका पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जैसे बताया कि सबसे नीचे आपका पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद आपका पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं। उसके बाद मीजोस्फीयर, जिसको मध्य मंडल कहते हैं। देन उसके बाद आपका आयनोस्फीयर, जिसको आयन मंडल कहते हैं। और सबसे उस पर आपका पाया जाता है एक्सोस्फीयर, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा आयन मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। चौथा आपका है बहिर्मंडल। तो यहाँ पर हम तापमान के लिए आपको बताएं कि हम यहाँ पे आपको तापमान के लिए बताते हैं। क्षोभ मंडल की सीमा में जितना आप क्षोभ मंडल की सीमा से जितना आप ऊपर जाते हैं, इसमें तापमान क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है, नीचे घटता जाता है। और जैसे ही समताप मंडल में आप पहुंचते हैं, समताप मंडल से जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद जब आते हैं आप मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर में, तो फिर आपका टेम्परेचर क्या होता है, जितना ऊंचाई पे जाते हैं डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद जैसे ही आप आते हैं आयनोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में जैसे ही आते हैं आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप बहिर्मंडल में जाते हो, जैसे ही आप बहिर्मंडल में जाते हो तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये डी आई करके चलता है कि पहले डिक्रीज होगा, कम होगा, फिर आपका इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर आपका इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर डिक्रीज घटना शुरू होगा। तो यहाँ पे आपका बहिर्मंडल और आयन मंडल की सीमा पर एक और मंडल, जैसे कि मैंने बताया समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर पाया जाता है ओजोन परत, जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। तो यह पूर्ण रूप से पड़ता है किसमें है, आपका इसका 80% भाग समताप मंडल में होता है और 20% भाग किसमें होता है, क्षोभ मंडल में। तो लोग कह लेते हैं कि आयन मंडल किस मंडल में पाया जाता है, तो आपके समताप मंडल में। तो उसी तरह से आपका जैसे यहाँ पे होता है जो बहिर्मंडल, आपका सबसे ऊपर बहिर्मंडल है और बहिर्मंडल की सीमा पर आपका पड़ता है आयन मंडल। तो बहिर्मंडल और आयन मंडल की सीमा पाया जाता है थर्मोस्फीयर। ठीक है, बहिर्मंडल और
आपके आयन मंडल की सीमा पाया जाता है थर्मोस्फीयर। तो यदि थर्मोस्फीयर ऑप्शन में रहता तो सबसे अधिक तापमान, सबसे ज्यादा तापमान होता है थर्मोस्फीयर का, ठीक है, तापमंडल का। लेकिन जब यहाँ पे तापमंडल नहीं है तो जैसा मैंने बताया कि इस तापमंडल की 80% सीमा होती है आपका बहिर्मंडल में और 20% सीमा होता है आयन मंडल में। तो इस प्रकार से किस मंडल का तापमान सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे जब तापमंडल नहीं दिया है तो सबसे अधिक पार्ट आपका बहिर्मंडल में आता है थर्मोस्फीयर का। तो हम कह सकते हैं कि बहिर्मंडल का तापमान सबसे अधिक होता है, बहिर्मंडल का तापमान सबसे अधिक होता है। बट यहाँ पे तापमंडल या थर्मोस्फीयर देता तो हम क्या करते हैं, थर्मोस्फीयर का तापमान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला आपका है कि जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, मृदा पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। दूसरा आपका है कि हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है, ये आपका क्या है, सत्य है। दूसरा, दूषित जल पीने से शरीर में विकलांगता आती है, ये भी आपका सत्य है। गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है, ये भी आपका क्या है, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है, ये आपका क्या है, गलत है। क्योंकि गर्म जल ऐसा कुछ नहीं, गर्म जल से प्रदूषण नहीं होने वाला है, गर्म जल से भी आपका प्रदूषण होता है। क्योंकि जितने भी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज हैं वहां से गर्म जल ही निकलते हैं और वो भी जल क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। और यह प्रदूषण आपका इसी गर्म जल जो आपका ताप बनता है और इसी गर्म जल के कारण भी हमारे ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। तो आपका गर्म जल के कारण प्रदूषण नहीं होता, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे असत्य ही पूछा था, तो यहाँ पर आपका क्या है, डी वाला असत्य है। यहाँ पे क्या होता है, गर्म जल से भी प्रदूषण होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता करती है, नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता करती है। दूसरा है, नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है। तीसरा है, ए और बी दोनों। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता नहीं करती है, किसी भी पदार्थ को जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायता प्रदान करती है, ऑक्सीजन करती है, न कि नाइट्रोजन। दूसरा है, नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। पौधों में जितने भी पौधों में वृद्धि होती है वह किसके कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण ही होता है। और इस तथ्य को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी फसल की बुआई करते हैं और हमारे फसल में वृद्धि नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर यूरिया का छिड़काव करते हैं, उस फसल में यूरिया का छिड़काव करते हैं। और आपने पता होगा कि यूरिया में सबसे अधिक कौन से किसकी मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन की। और कुछ समय बाद देखते हैं वह फसल हरे भरे काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पौधों में वृद्धि के लिए, किसी भी जीव जंतुओं में वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो पेड़ पौधों में या किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं में वृद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है आपका मध्य मंडल। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक डायग्राम के द्वारा। जैसा आपने पता होगा सबसे नीचे पाया था आपका ट्रोपोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका पाया था स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम कहते हैं समताप मंडल, उसके बाद आपका पाया था मीजोस्फीयर जिसको हम कहते हैं मध्य मंडल, उसके बाद आपका पाया था आयनोस्फीयर जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं। देन उसके बाद आपका पाया था है एक्सोस्फीयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर। तो अब देखो यहाँ पे समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर, समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पाया था आपका ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। और इसमें से 80%, इसका 80% सीमा किसमें होता है, आपका समताप मंडल में होता है और 20% सीमा होती है आपके क्षोभ मंडल में। और उसी प्रकार से आपका एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल और आयनोस्फीयर की सीमा पाया जाता है थर्मोस्फीयर।
थर्मोस्फीयर, जिसको हम लोग कहते हैं तापमंडल, जो कि हमारे वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल है। तो इसमें भी 80% सीमा किस में पाई जाती है? एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल में पाया जाता है, और 20% सीमा किस में पाया जाता है? आपके आयनोस्फीयर में पाया जाता है। तो इसलिए अब देखते हैं कि हम समझ रहे हैं किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो मैंने बताया ओजोन गैस की परत आपका 80% समताप मंडल में, और आपका 20% पाया जाता है ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में। तो हम देखते हैं सबसे अधिक भाग किसमें पाया जा रहा है? समताप मंडल में पाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन गैस किस परत में, किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, आपका स्ट्रेटोस्फियर में। और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। अगला है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? निम्न में से किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है आर्गन। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि पौधों में वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और रात में श्वसन की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? उनका भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि दिन की क्रिया है। तो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और रात में जो पौधे श्वसन करते हैं, तो रात के दौरान पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं पौधों का श्वसन करना। तो पौधे रात में श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पौधों के श्वसन के लिए कौन होता है? आपका ऑक्सीजन। और पौधों के भोजन बनाने के लिए कौन होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। आपका कोयला का कण और उसके सामने दिया है एंथ्राकोसिस। कोयला कण एंथ्राकोसिस। दूसरा है कपास कण और उसके सामने दिया है श्वेत फेफड़ा कैंसर। अनाज कण सोर्टस रोग। ऊन कण कृषक फुफ्फस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोयला के कण से जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? कोयला के कण से, जो कोयला के कण वायुमंडल में मिले होते हैं, वायु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा एंथ्राकोसिस रोग होता है। कपास के कण के द्वारा श्वेत फेफड़ा रोग होता है। होता है, जिसे बीसीनोसिस कहते हैं, जिसे बीसीनोसिस के नाम से जाना जाता है। अनाज के कण के द्वारा शोर्टस रोग होता है, और उसके बाद ऊन के कण के द्वारा होता है आपका कृषक फुफ्फस होता है। और आपका पांचवा, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिया, उनको मिलाना है, लेकिन बेगासोसिस जो रोग है यह आपका होता है गन्ना के धूल कण के द्वारा जो होता है, गन्ना जो हम ईख कहते हैं उनके द्वारा जो होता है बेगासोसिस नामक रोग होता है। तो यहाँ पे कूट दिया है, आप कूट को अपने से मिला सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं विभिन्न धूल कणों से होने वाली बीमारियां। तो जैसे आपने पता होगा सिलिका कण के से जो बीमारी होती है वो होता है सिलिकोसिस। लौह कण के द्वारा जो होता है उसे कहते हैं सीडिरोसिस। कोयला के कण के द्वारा जो होता है उसे कहते हैं एंथ्रोकोसिस। एस्बेस्टॉस कण के द्वारा जो होता है उसे कहते हैं एस्बेस्टासिस। कपास कण के द्वारा जो होता है उसे कहते हैं विसिनोसिस, जिसे हम श्वेत फेफड़ा कैंसर के नाम से जानते हैं। गन्ना धूल कण के द्वारा जो रोग होता है उसे कहते हैं बेगासोसिस। अगला आपका अनाज धूल कण के द्वारा जो रोग होता है उसे कहते हैं कृषक फुफ्फस। और ऊन के कण के द्वारा जो रोग होता है उसे हम कहते हैं सोर्टस रोग। तो यह कुछ रहे वायुमंडल में विभिन्न सारे खाद्यान्नों और विभिन्न सारे औद्योगिक चीज़ों के जो धूल होते हैं, उनके कण होते हैं, उनसे होने वाले रोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है? पहला है कैंडेला, दूसरा है डायप्टर, तीसरा है डाप्सन, और चौथा है आपका डेसिबल। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कि कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है,
ज्योति तीव्रता, ये भौतिक राशियां हैं। ज्योति तीव्रता। डायोप्टर जो है आपकी लेंस की क्षमता का मात्रक है, जिसे डी से शो करते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक है। डॉप्सन यूनिट, जिसको हम डीयू से शो करते हैं, डॉप्सन यूनिट जो है, इससे हम क्या करते हैं, ओजोन की छिद्र का पता लगाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब ओजोन परत की लंबाई 200 डीयू, 200 डीयू मतलब डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, जब इसकी मोटाई 200 डीयू से कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि ओजोन छिद्र हो गया है या ओजोन की परत पतली हो गई है। और डेसिबल आपने पता होगा ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। डेसिबल क्या, आपके ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पे पूछा है ओजोन छिद्र को किस इकाई से मापा जाता है, तो आपको ओजोन छिद्र को मापा जाता है डॉप्सन से। ड्यू से आपकी जानकारी के लिए पुनः बता दें कि जब ओजोन छिद्र की ओजोन की जब आपकी लंबाई चौड़ाई जो होती है 200 डीयू से, डॉप्सन यूनिट से कम होती है, तो उसे हम कहते हैं कि ओजोन की परत में छिद्र हो गया है या ओजोन का परत जो हो गया है पतला हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन है स्टोन लेप्रोसी क्या है। स्टोन लेप्रोसी क्या है, तो पहला आपका किडनी में पथरी होना, दूसरा है पित्ताशय के अंदर पथरी होना, तीसरा आपका है कि पत्थरों का गलना, और चौथा है अमाशय में पथरी होना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है पत्थरों का गलना, सी। आइए हम डिटेल में जानते हैं स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहले जानते हैं एसिड रेन के बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल के साथ पृथ्वी पर, हालांकि यहाँ पे इनके फार्मूलेज गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अब ये अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से पौधों को हानि पहुंचती है। वर्षा प्रकाश संश्लेषण को भी धीमा कर देता है। यह वर्षा मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा देता है, जिससे जीवों को भी हानि होती है। अगला है यह वर्षा भवनों इमारतों का रंग उड़ा देता है, फिर उन्हें गला देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर या स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। ताजमहल भी मार्बल कैंसर का, स्टोन लेप्रोसी का शिकार हुआ था, जिसके कारण उसके आसपास के कारखानों को बंद कर दिए गए। तो आई होप कि आप स्टोन लेप्रोसी को अच्छे से समझे होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है लंदन धूम्र दिखाई देता है। लंदन धूम्र दिखाई देता है, पहला है सुबह को, दूसरा है दोपहर में, तीसरा है शाम में और चौथा है रात में। तो यहाँ पर लंदन धूम्र जो दिखाई देता है वह सुबह के समय में दिखाई देता है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। आइए जानते हैं लंदन धूम्र है क्या। तो सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह दिखने वाला कुहरा जो धुएं और कुहासे से बना होता है लंदन धूम्र कहलाता है। इससे दृष्टता बहुत कम होती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे सांस की बीमारी भी हो जाती है। तो आई थिंक आप लंदन धूम्र को अच्छे से समझे होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा। निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा। पहला है सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, दूसरा है एलपीजी सीएनजी के प्रयोग से, तीसरा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी के प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि हम यदि ज़्यादातर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें तो जो सबसे अधिक प्रदूषण अपने वाहनों से होता है उनसे होने से बचेंगे। एलपीजी सीएनजी से नहीं होता है। आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस के प्रयोग से भी वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होता है, उपरोक्त सभी से।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय क्या क्या हैं, तो उससे उस क्वेश्चन के डिटेल को अच्छे से समझा जा सकता है। पहला है कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, उपले आदि का ईंधन के रूप में कम प्रयोग करना या प्रयोग में ही नहीं लाना। दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना। तीसरा है एलपीजी और सीएनजी का उपयोग करना। चौथा है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका प्रयोग मतलब नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसका प्रयोग बार बार किया जा सके के स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि का प्रयोग करना। उसके बाद है साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा आदि जैसे प्रदूषण रहित वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। यहाँ पे कई बार हमारे एग्जाम पूछा जाता है एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और सीएनजी का पूरा नाम आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आई थिंक आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है। सबसे ज्यादा वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन है पहाड़ों पर, दूसरा है जंगलों पर, तीसरा है समुद्र की सतह पर और चौथा है समताप मंडल में। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब जो पाया जाता है समुद्र की सतह पर पाया जाता है। आइए वायु दाब के बारे में एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के कारण लगने वाला दाब ही क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। जैसे कि आपकी जानकारी के बता दें कि एक बाल्टी है और आपने देखा होगा कि वायु स्थान घेरती है कि नहीं, वायु में भार होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, एक पानी से भरी हुई बाल्टी में एक ग्लास को उल्टा करके डालते थे, एकदम सीधे स्ट्रेट डालते थे, तो उस ग्लास में जो रखा हुआ रुमाल रहता था बिल्कुल नहीं भीगता था। तो इससे हमें पता चलता था कि वायु स्थान घेरती है। और दूसरा उससे पता चलता था कि उस ग्लास को जितना हम डुबाते थे तो ग्लास बाहर की ओर आने की कोशिश करती। तो इस प्रकार से पता चलता है कि वायु में भार भी होता है। तो वायु में जो भार होता है नीचे की ओर जितना लगाएंगे, ये यहाँ पे वायु में भार है तो नीचे की ओर जो लगता है दाब, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं या वायु दाब कहते हैं। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में बादल बनते हैं और बारिश होती है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ ठंडी हवाएं होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र में मौसम साफ रहता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पे वायु दाब घटता है, मतलब जितने पृथ्वी की सतह से ऊपर हम जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा और पृथ्वी की सतह के जितना करीब हम आएंगे वायुमंडलीय दाब उतना बढ़ेगा। समुद्र की सतह पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। आपका आता है वायु दाब की इकाई बार है, मतलब वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, बार में मापा जाता है और एक बार 105 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और वायु दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर। वायु दाब मापक यंत्र क्या है, आपका बैरोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है पछुआ पवन उदाहरण है। पहला है स्थानीय पवन का, दूसरा है मौसमी पवन का, तीसरा है स्थानीय पवन का और चौथा है इनमें से किसी का नहीं, इनमें से किसी का नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पछुआ पवन क्या है, अस्थायी पवन का उदाहरण है। तो आइए पवन के बारे में एक नज़र डालते हैं। पवन, जब वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब के बारे में बताया। तो जब वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र में चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्थानीय पवन, ये पवन एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये पवन क्या होती हैं, एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वा हवा और पछुआ हवा, इसी को हमारे क्वेश्चन में पूछा है पछुआ हवा। तो ये क्या आपका स्थानीय पवन है। दूसरा आपका मौसमी पवन, ये पवन अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, जैसे कि आपका मानसूनी पवन। और तीसरा आपका स्थानीय पवन है, तो ये पवन एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय पर चलती हैं, जैसे कि उत्तर भारत में लू गर्मी के समय में ही केवल चलती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन किसके पैमाने हैं, किसके पैमाने हैं। आपका पहला है वायु का, दूसरा है उष्मा का, तीसरा है प्रकाश का और चौथा है ध्वनि का। तो आपको बता दें
कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये सभी के सभी किसके पैमाने हैं? ऊष्मा के पैमाने हैं। आइए थोड़ा सा ऊष्मा के बारे में सुनते हैं। ऊष्मा एक आंतरिक ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है और ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो है क्या? आपका जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे ऊष्मा को मापने के लिए कुछ पैमाने बनाए गए, जैसे आपका सेल्सियस पैमाना, उसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, उसके बाद आपका केल्विन पैमाना, उसके बाद आपका र्यूमर पैमाना और आपका रैकाइन पैमाना। और इनके बीच में आपसी संबंध क्या है? तो आपका C/5 इज इक्वल टू F/32 F माइनस, इसको हम अच्छे से फिर से लिखते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैकाइन में संबंध क्या है? तो C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट को लिखते हैं F से, तो F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 और आपका र्यूमर आता है R/4 और रैकाइन आता है आपका Ra-492/9। तो हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है, र्यूमर और रैकाइन के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो आप इन तीनों को अच्छे से याद कर सकते हैं कि केल्विन, सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? तो C/5 F-32/9 K-273/5 ये इनके संबंध होते हैं। और ये क्या है? आपके ऊष्मा को मापने के पैमाने हैं। अगला आपका है डॉक्टरी थर्मामीटर में मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में मनुष्य का सामान्य तापक्रम, तो यहाँ पे आपका जो सेल्सियस पैमाना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। जो सेल्सियस पैमाना होता है उसे ही हम डॉक्टरी पैमाना कहते हैं। और आपको पता है कि मनुष्य का सामान्य आपका जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसा कि मैंने आपको पैमाना बताया कि किसी भी पैमाने से किसी के बारे में निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। इससे यदि आपको सेल्सियस पैमाना पता है तो सेल्सियस की जगह 37 डिग्री लिख के आप फ़ारेनहाइट में उसके मान को प्राप्त कर सकते हैं इस पैमाने के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है ठोस वस्तुओं में उसका ऊष्मा का संचरण के द्वारा होता है। आपका पहला है संवहन, दूसरा है आपका विकिरण, तीसरा है आतपन और चौथा है चालन। आपका चौथा है चालन। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, एक आपका संवहन, दूसरा है विकिरण और तीसरा है चालन। तो यहाँ पे संवहन और चालन इन सभी के बारे में जानते हैं। चालन, जो ठोस वस्तु, चालन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका कुचालक और एक सुचालक। सुचालक और कुचालक। तो चालन 2 प्रकार के होते हैं, सुचालक और चालक। और चालन में केवल क्या होता है? ठोस वस्तुएं होती हैं। तो ठोस वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आपका चालक और एक होता है कुचालक। जैसे कि लकड़ी क्या है? आपका कुचालक है और लोहा क्या है? चालक। तो जितने भी ठोस वस्तु होते हैं जो ऊष्मा के चालक हैं उसमें ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। उसमें ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा होता है। दूसरा आपका होता है संवहन। तो जितने भी गैस और द्रव होते हैं, गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे वायुमंडल में कौन सी हवाएं बहती हैं? संवहनी हवाएं बहती हैं। तो हमारा वायुमंडल किनके द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। और आपका एक आता है विकिरण। विकिरण के द्वारा, तो जो निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो विकिरण विधि द्वारा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आता है? तो विकिरण विधि द्वारा। और सूर्य के प्रकाश के साथ आप सुनते भी हैं सौर्य विकिरण। सौर्य विकिरण। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि द्वारा। तो मतलब विकिरण विधि क्या होता है? आपका निर्वात में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है
वह विकिरण विकिरण विधि द्वारा, चालन जो ठोस पदार्थ उष्मा के चालक होते हैं उसमें चालन विधि द्वारा, गैस और द्रव में आपका संवहन विधि द्वारा, और विकिरण विधि द्वारा निर्वात में। तो यहाँ पे पूछा है कि ठोस वस्तुओं में उष्मा का संचरण, ठोस वस्तुओं में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो आपका डी चालन विधि के द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आपका उष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की ओर होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की ओर होता है, तो सही है। हमेशा उष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो गर्म मतलब उच्च ताप और ठंडा मतलब निम्न ताप। उसके बाद वायु उष्मा का कुचालक है। तो आपको जैसा पता है वायु उष्मा का कुचालक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गर्मी के समय में हम लोगों को यह सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास मोटे कपड़े नहीं हैं, मोटे ब्लैंकेट नहीं है, तो आप 2 ब्लैंकेट को ओढ़ के सो जाएं, और जिससे कि आपको गर्मी की अनुभूति होगी। और उसका एक और एग्जाम्पल आता है कि यदि आपके पास मोटे कपड़े नहीं है, जैकेट नहीं है, तो आप 2 कपड़ों को पहन लें, जिसके कारण आपको ठंडी कम लगेगी। तो इसके द्वारा होता है क्या है कि 2 कपड़ों के बीच में हवा की एक लेयर भर जाती है, जिसके कारण अंदर की उष्मा बाहर नहीं आ पाती और बाहर की जो ठंडी हवाएं होती हैं अंदर नहीं आ पाती हैं। तो वह लेयर किसका बना होता है, वायु का बना होता है। यदि वह उष्मा का सुचालक होता तो वह इन उष्माओं को नहीं रोकता। तो इससे पता चलता है कि उष्मा क्या है वायु क्या है, उष्मा का कुचालक है। तो ये भी कथन आपका सत्य होता है, ये भी सत्य है। और कांच उष्मा का कुचालक है, तो इसके बारे में सभी को पता होगा कि कांच भी क्या है, उष्मा का कुचालक है। और डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी वाला कथन सही है, आपका उपरोक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन आता है कि किस विधि द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। पहला आपका चालन विधि द्वारा, दूसरा है संवहन विधि द्वारा, तीसरा है विकिरण विधि द्वारा। तो मैंने बताया था कि चालन 2 प्रकार तो है आपका चालक और कुचालक। तो जितने भी उष्मा के ठोस चालक होते हैं उसमें उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा, संवहन किसमें होता है, गैस और द्रव में। गैस और द्रव में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि द्वारा, और निर्वात में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वह आपका विकिरण विधि द्वारा। तो मैंने बताया था कि पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो आपका संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। आपका पहला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बर्फ जमता है, गलनांक मतलब पिघलना, और आपका हिमांक मतलब होता है जमना। तो जल का हिमांक एवं गलनांक, जल का हिमांक एवं गलनांक बर्फ बनता है तो उसका गलनांक भी आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का हिमांक भी आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम पुनः कहते हैं जल का हिमांक जो होता है, जल जो जमता है वो भी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ जो पिघलता है वो भी आपका क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, वो आपका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बर्फ का गलनांक बिंदु पूछा है, बर्फ का गलनांक बिंदु, तो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कांच उदाहरण है, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, परभासी वस्तु, और इनमें से किसी का नहीं। तो आपको पता होगा कि वस्तुओं के प्रकार, तो वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और परभासी मतलब कि अल्प पारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तु क्या होता है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं। जैसे कि आपका कांच, कांच के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को आर पार दे सकते हैं। दूसरा है अपारदर्शी वस्तु, इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु, इसके द्वारा हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आपका मेज, लकड़ी, कुर्सी, बैग, इनके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। दूसरा होता है परभासी वस्तु। परभासी वस्तु क्या होता है, इसे हम कहते हैं इन वस्तुओं के द्वारा प्रकाश आर पार तो जाता है लेकिन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, मतलब हम इसको स्पष्ट अच्छे से किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परभासी या अल्प पारदर्शी। इसके अंतर्गत हमारा आता है पेपर, बटर पेपर,
उसके बाद धुंधला कांच, ये सभी के सभी क्या आते हैं, परभासी या अल्प पारदर्शी वस्तु में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कांच किसका उदाहरण है, तो कांच किसका उदाहरण है, आपका ए ऑप्शन आता है, पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, छाया निर्माण के लिए निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है। पहला प्रकाश स्रोत, दूसरा अपारदर्शी वस्तु, तीसरा पर्दा और चौथा है उपरोक्त सभी की। तो आइए छाया के बारे में पढ़ते हैं। तो जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आ जाता है तब उसकी छाया का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे जब तक अपारदर्शी वस्तु नहीं होगा तब तक उसके छाया का निर्माण नहीं होगा। और छाया के निर्माण के लिए जाहिर सी बात है, आप अंधेरे में जाओ, क्या छाया बनेगा, क्या छाया तभी बनेगा जब प्रकाश होगा। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। दूसरा कि जैसे अब प्रकाश का स्रोत है और आपका कांच क्या है, पारदर्शी है, तो कांच लगा दो, क्या कांच का छाया बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि वस्तु को अपारदर्शी होना आवश्यक है, वस्तु को अपारदर्शी होना आवश्यक है। और तीसरा होता है पर्दा, तो वस्तु पे पर्दा भी होना जरूरी है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, उपरोक्त सभी। याद रखना कि छाया कभी भी अंधेरे में नहीं बनता है, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप किस रंग के हो, किस रंग के नहीं हो, आप किस रंग के कपड़े पहने हो, इस पे छाया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि छाया हमेशा कैसी बनती है, काली बनती है, छाया हमेशा काली बनती है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि अल्प पारदर्शी वस्तु भी क्या करती है, छाया का निर्माण करती है। अल्प पारदर्शी या परभासी वस्तु भी कह सकते हो, वो छाया का निर्माण करती है। और छाया का जो आकृति होता है वो किसी भी आकार में हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा था कि निम्न में से छाया बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रकाश स्रोत की, अपारदर्शी वस्तु की, पर्दा की और उपरोक्त सभी भी की। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ही आएगा आपका आंसर। अगला आपका प्रकाश का मार्ग, पहला है सरल रेखी होता है, दूसरा अर्धवृत्ताकार होता है, तीसरा वृत्ताकार होता है और चौथा सर्पिलाकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश का मार्ग हमेशा क्या होता है, सरल रेखी होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। तो यह आपका भौतिक विज्ञान का जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि का पार्ट 1 रहा। 48 घंटों के बाद आपका पार्ट 2 इसका आएगा। मैंने बताया था कि यह टोटल 3 पार्टों में होगा। इसके वीडियो थोड़े से लॉन्ग होंगे, लेकिन आप धैर्य के साथ इसे देखिएगा। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो धैर्य के साथ देखे ही होंगे। आपका अगला वीडियो जल्द ही आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।